ये जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं ये बहुत ही अहम वीडियो है, लिहाजा आपने इसको स्किप किए बगैर देखना है। 2025 में मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि इंटरनेट पे कम मौजूद है। ये मेरे 7 से 8 साल का तजर्बा है जो मैं आप तक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आपने ईरान या इराक के लिए ट्रैवल करना है तो आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, तो आपने उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी है। अच्छा, अब ईरान का भी ई वीज़ा आ चुका है और इराक का भी ई वीज़ा आ चुका है। इराक का ई वीज़ा बहुत से जाली एजेंट हजरात लगा के देते हैं, तो इसका चेक करने का तरीक़ेकार, तो उसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसका चेक करने का तरीक़ेकार मौजूद है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो फर्स्ट टाइम इराक सोलो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो आप उसके बाद आपने अपना बैग पैक करना है। बैग दो किस्म के होते हैं, एक लगेज बैग होता है, एक हैंड कैरी होता है। हैंड कैरी में मुख्तलिफ एयरलाइन 5 से 10 किलो अलाउ करती हैं, और जो लगेज होता है उसमें आपकी टिकट पे लिखा होता है 15 किलो, 10 किलो से लेके आपको 30 केजी तक भी, 50 केजी तक भी अलाउ किया जाता है। वो टिकट की कंडीशन के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होता है, ये आप अपने जिसने आपकी टिकट बुक की है उस एजेंट से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो बैग पैकिंग के दौरान आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आप मेडिकेशन लेते हैं या आप शुगर की दवाई या कोई आपकी ब्लड प्रेशर की, तो कोशिश करें कि डॉक्टर से उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें, ताकि आपको ट्रैवल करते वक्त तफ्तीश के दौरान अगर आपको पूछा जाए तो आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ सके। और एक चीज़ और ज़हन में रखें कि बैग पैकिंग के दौरान आपने कोशिश करनी है कोई ममनुआ चीज़, जैसे कोई लाइक गोली, असला या कोई ड्रग्स या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो फ्लेमेबल हो, उन चीज़ों को लेके जाने से आपने गुरेज करना है। अच्छा जी, कोशिश करें कि जब भी आप ट्रैवल करना स्टार्ट करें तो आपने एयरपोर्ट पे स्टाफ के साथ हर मुमकिन ताउन करना है। आपको अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आपके साथ रूड बिहेवियर भी रखा जा सकता है, लेकिन आपने उसके लिए हर तरह से तैयार रहना है। ट्रैवल के दौरान डिलेज भी होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, इसके लिए आपने हर तरह से तैयार रहना है कि यार आपको 15-15, 20-20 घंटे, 24-24, 48-48 घंटे तक भी लोगों ने वेट किया हुआ है, क्योंकि समटाइम कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं। अमूमन ये देखा जाता है अरबईन का रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, अपना एक माइंड सेट बना के रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट और सब्र भी करना पड़ सकता है। अच्छा जी, उमूमन एयरपोर्ट पे जैसे ही आप पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको FIA वाले, इमिग्रेशन वाले और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं वो आपकी तफ्तीश भी करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे चेकिंग भी करते हैं, और आपसे करेंसी के मुतालिक भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार आप कितनी करेंसी लेके जा सकते हैं। तो लिहाजा अभी तक जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है 10,000 रुपया पाकिस्तानी और मैक्सिमम $5,000 आप पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉलर होने भी चाहिए, डॉलर हो तो उसके बाद आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए कि यार ये मैंने यहाँ से बाई की है। आपको हर तरह से क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि यार ये आपने कहाँ से परचेज़ किया है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने अपने सामान के साथ ज़रूर रखनी है, जिसमें आपने श्रिंग रैप लाजमी रखना है। ये श्रिंग रैप आपको बाद में भी काम आ सकता है। आपके पास डोरी होनी चाहिए बड़ी मजबूत किस्म की। समटाइम ये होता है कि वापसी पे आपके पास तबरुकात होते हैं, सामान ज़्यादा हो जाता है, तो आपको वो पैक करने में और उसको सामान को बांधने में भी काम आ सकता है। अच्छा, एयरपोर्ट से मुतल्लिक थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास ना 50 ml की लिक्विड की चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो परफ्यूम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो 100 ml नहीं होना चाहिए, 50 ml में होना चाहिए। टूथपेस्ट भी छोटे साइज़ की होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास मतलब कम मिकदार में होने चाहिए। किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपके पास एक क्लियर बैग होना चाहिए, छोटा सा पॉकेट साइज़, जिसमें आपके टॉयलेटरी का सारा सामान मौजूद हो, ताकि आपको तफ्तीश और जो चेक पोस्ट है या आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे आपको बड़ा इजीली क्लियर किया जा सके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बगदाद और नजफ़ एयरपोर्ट की सूरत हाल पे। यहाँ से आपने लाहौर से फ़्लाई कर लिया या कहीं भी फैसलाबाद से, मुल्तान से आपने फ़्लाई कर लिया, तो ये होता है कि आपको जब आप बगदाद एयरपोर्ट पे ख़ुसूसी तौर पे पहुँचते हैं तो वो बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, यानी कि जब आप वहाँ से जब आपकी अराइवल होती है ना, वहाँ पे बहुत ही छोटा हिस्सा है जहाँ पे वो इमिग्रेशन का करते हैं। ख़ास तौर पे अरबईन के दिनों में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो अयाम मखसूसिया में आपने जहन में रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा जहन साजी करके जाना है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और इसके अलावा वहाँ पे
जो है वो किसी किस्म का इंतज़ाम और मैनेजमेंट नहीं होती है, लिहाजा जो अरबी लोग हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा करख्त हैं और सख्त होते हैं। तो उस वजह से उस वजह को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब बहुत ज़्यादा प्लेन्स उतरते हैं या ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं वहाँ पे, तो आपको भी वहाँ पे मज़ीद वेट करना पड़ सकता है। नजफ़ थोड़ा सा इजी एयरपोर्ट है। नजफ़ में ये होता है कि थोड़ा सिस्टमेटिक है, वो नया बना हुआ है। बगदाद एयरपोर्ट ज़रा पुराना है, वहाँ के लोग भी थोड़े सख्त हैं, कैपिटल है ना, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा आपको मसला आ सकता है। मसला से मुराद ये आता है कि भाई 8-8 घंटे तक क्लियरेंस में लग जाते हैं, आपको वहीं पे बैठना पड़ता है, वॉशरूम छोटे से हैं वहाँ पे, कुछ खाने पीने का वहाँ इंतज़ाम मौजूद नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है कि यार अगर आप बगदाद एयरपोर्ट के लिए आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास थोड़े से स्नैक्स वगैरह या ऐसी चीज़ें मौजूद हों कि आपको अगर लंबा वेट करना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे छोटी जगह है, लंबी लाइनें होती हैं और वो सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा स्लो है, कंप्यूटराइज सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इस वजह से आपको वेट करना पड़ेगा। और पासपोर्ट वो रख लेते हैं, आपके वीज़े के ऊपर गोल्डन स्टिकर लगाते हैं। अरबईन 2024 में उन्होंने गोल्डन स्टिकर लगाए थे वीज़े के ऊपर, उसकी वीडियो भी मैं मेंशन कर दूंगा, आई बटन में आपके पास आ रही होगी। तो लिहाजा पासपोर्ट वो रख लेते हैं और आपको वीज़े के ऊपर ही पूरे इराक में ट्रैवल करना पड़ता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया तो फिर हमें होटल कैसे मिलेंगे? तो होटल भाई इराक ई वीज़ा आपने प्रिंट करा के अपने पास रखने हैं। अगर आपका वीज़ा ई वीज़ा नहीं लगा हुआ तो उसकी जो आपके अगर पेपर पे लगा हुआ है जमाती वीज़ा है, लिस्ट वीज़ा है, उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें और कम से कम 2-2 3-3 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके मोबाइल में रिकॉर्ड होना चाहिए। जब भी आपका ई वीज़ा लग के आए तो आपने उसको मोबाइल में कैप्चर कर लेना है। और अगर जब आपकी स्टैंप लग जाए, गोल्डन स्टिकर लग जाए वीज़े के ऊपर, छोटा सा स्टिकर लगाते हैं, तो उसकी भी मोबाइल के अंदर कैप्चर कर लेनी है, ताकि आपको इन केस अगर आपका वीज़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि देखिए आपने ट्रैवल करना है, 100 किस्म के मसले मसाइल होते हैं। अगर आपका वीज़ा आगे पीछे हो जाता है तो वो भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यार आपने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपने अपने मोबाइल में उसकी पिक्चर रखनी है, ताकि आपको किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही आप बगदाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ी कंजस्टेड जगह है। तो आपने करना ये है कि आपने जहाज़ में से जो भी खाना या स्नैक्स मिलते हैं उसको संभाल लेना है, क्योंकि आपने ज़हन में रखना है, मद्देनज़र रखना है कि यार यहाँ पे टाइम लग सकता है। उसकी वजह एक ये भी है कि जब आप उतरते हैं ना, सबसे पहले उतर के आपने अपने मंदूब को ढूंढना है। मंदूब वो होता है जो शिरके का बंदा होता है। आपने अपने वीज़े के ऊपर देखना है कि किस कंपनी का वीज़ा लगा हुआ है। वहाँ पे एजेंट्स वगैरह फिर रहे होते हैं, एजेंट्स को ही मंदूब बोलते हैं बेसिकली। ये कंपनी का एक नुमाइंदा होता है, ठीक है। आपने मुतल्लिका कंपनी के मुतल्लिका बंदे को ढूंढना है, नहीं तो आप किसी भी एजेंट को या मंदूब को वो वीज़ा दिखाएंगे, वो आपको बता देगा कि इस वीज़े का ये एजेंट है, इसका ये नाम है। तो आपने उसको ढूंढना है। $50 वो लेता है, चाहे वो एक बंदा हो चाहे 50 बंदे हो। तो $50 उसकी फ़ीस है। फ़ीस से मुराद ये है कि वो सिर्फ आने जाने का वो जो उसका एक्सपेंस है वो $50 है, वो लेता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने इराक के लिए ट्रैवल करना है, आपके पास $50 होने चाहिए, 10-10 वाले हो जाएं, $50 हो जाए। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको $100 देंगे तो वो $100 रख लेगा, लेकिन आपने टूटे डॉलर इसलिए रखने हैं कि आपके काम आ सकें। आपने एक काम करना है कि आपने उस मंदूब का जो है वो नंबर एक्सचेंज कर लेना है, ताकि इन केस जब आपकी वापसी हो, जब आपने इराक से खरूज करना हो, तो आप उससे कॉन्टेक्ट में रहे। और आपने कोशिश करनी है कि जब वापसी पे आपने बगदाद एयरपोर्ट आना है, मतलब जब आपकी वापसी की फ़्लाइट होनी है, तो आपने कम से कम 6 घंटे पहले आना है। बगदाद एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा जलालत होती है। 10 चेक पॉइंट्स हैं, 10 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं, जिनको क्लियर करने के बाद एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है, दूसरा ये है कि वहाँ पे फिर जब आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है, उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अक्सर औक़ात देखने में आया है कि फ़्लाइट मिस हुई हैं, तो मंदूब से पहले ही आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने आज निकलना है तो एक दिन पहले आप उससे कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये बादशाह लोग हैं, बड़े इजी लेते हैं मामलात को। तो भाई आपने उससे पहले फ़ोन करके किसी अरबी से बात करवा दें कि यार मेरी जो समझता हो उसको अरबी में समझा दे कि मैं यानी कि मेरी कल की फ़्लाइट है, तो आपने इतने बजे पहुंच के मुझे पासपोर्ट देना है।
तो आप बगदाद एयरपोर्ट कम से कम 6 घंटे पहले पहुंचे, ये मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए। और दूसरा ये है कि जब आप डॉलर एक्सचेंज करवाना चाहे वो आप करवा लें, काजमैन से करवा लें, अच्छा रेट मिलता है। नजफ़ में भी अक्सर औक़ात अच्छा रेट मिल जाता है, लेकिन काजमैन के रेट मुझे कैटेगोरिकली बेस्ट लगता है कि वहाँ पे अब लास्ट टाइम अरबाइन पे वहाँ पे 1,49,000 रुपये मिल रहा था, जबकि नजफ़ और करबला में भी 47,500 भी बताया जाता है। काजमैन में ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे एक हरम के बिल्कुल करीब एक छोटी सी मार्केट है मनी एक्सचेंज की, तो वहाँ से आप $100 वगैरह एक्सचेंज करवा सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने आपको छोटी सी टिप देनी है कि आपने मिशी के दौरान जो है ना वो आपने बैग का वज़न कम से कम रखना है, क्योंकि मिशी का जो है वो कम से कम 3 रातों का दुरानिया बन जाता है, तो आपने उस दौरान वज़न को कम से कम रखना है ताकि आपको मिशी करते वक्त जो है वो आसानी रहे। और एक जो लगेज बैग होता है, अब अक्सर औक़ात देखने में आया है जो सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए लगेज बैग प्रॉब्लम बन जाता है, तो उसके 2 हल हैं। एक तो ये है कि वो आप बैग नजफ़ में ही अमानत खाने में जमा करवा दें, जो हरम इमाम अली के साथ मौसल है, अमाना जो है वहाँ पे आप जमा करवा के टोकन ले सकते हैं। उसके लिए फिर ये है कि आपको 2 या 3 दिन के बाद अरबाइन के फ़ौरन बाद आपको वापस आना पड़ना है। और दूसरा हल ये है कि मुख्तलिफ कंपनियां अब जो है वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, स्पेशली पाकिस्तानी। वो ये है कि आपको 5 से 10-15 डॉलर लेके आपका बैग जो है वो करबला पहुंचा देते हैं। जैसे ही आप मिशी मुकम्मल करके अरबाइन के दिन करबला पहुंचते हैं तो बैग आपके हैंड ओवर कर दिया जाता है। काजमैन में आप अपना मस्कन बनाएं। काजमैन में जब बगदाद से आप टैक्सी करवाते हैं तो उसको बोले बाबे किबला वाली साइड पे उतार दे। बाबे किबला पुराने वाला गेट है, पुराने वाली यानी कि जो पुरानी एंट्रेंस थी वो वाली जगह है। जब आप बाबे किबला वाली साइड पे उतरते हैं वहाँ पे ज़रा रेजिडेंस सस्ती है, वो पुरानी जगह है। बाबिल मुराद वाली साइड ज़रा महंगी है, तो आप बाबे किबला वाली जगह पे स्टे करें। हमें 2 पर्सन का पर नाइट जो है वो अच्छा रूम, मुनासिब रूम जो मिल गया था, वो समझ लें कि 2 पर्सन का हमें पाकिस्तानी 3500-3600 रुपया तकरीबन पर नाइट का कमरा मिल गया था, जिसमें AC भी था, फ्रिज भी मिल गई थी, अटैच बाथरूम भी था, जगह मुनासिब थी, लेकिन हमारा गुजारा हो गया था। सोलो भी कोई इराक जाना चाहता है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होगी, उसके काम आएगी। इसके अलावा कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लाजमी गाइड करें, सबको बताएं, कमेंट करें कि यार ये चीज़ आपकी रह गई है। इसके अलावा मज़ीद कोई डिटेल हो वो भी साथ बता दिया करें कमेंट्स में, ताकि किसी के काम आ सके। जब आप बगदाद एयरपोर्ट से क्लियरेंस करवा के आगे लॉन्च में आते हैं तो कोशिश करें वहीं से सिम ले लें, वहाँ पे काउंटर्स मौजूद होते हैं। तो भाईजान मैंने ली थी ACSL, लेकिन ये अरबाइन पे इसने किसी किस्म का काम नहीं किया, मेरे 10,000 पाकिस्तानी ज़ाया हो गए थे। और मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप जैन ले लें, जैन काम करती है, ख़ास तौर पे रश के दिनों में जैन काम करती है। अच्छा, मैंने ये चीज़ महसूस की है कि यार जो मकामी लोगों के पास सिम है ना उसका नेट अच्छा चलता है, जो फॉरनर्स को या जो खाजियों को सिम दी जाती है तो उसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो काम करता है। अरबाइन पे ये मेरे पास प्रूफ है ACSL ने काम नहीं किया, लिहाजा आप कोशिश करें कि जैन की तरफ चल जाएँ, जैन फिर भी काम करती है। अच्छा जी, कोशिश करें कि बगदाद एयरपोर्ट काफ़ी कॉस्टली है, वहाँ पे कन्वेंस भी कॉस्टली है, वहाँ से आप टैक्सी वगैरह करवाएं और आप काजमैन आ जाएं, क्योंकि वहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता है काजमैन का। ये तकरीबन ट्विन सिटीज़ हैं बगदाद और काजमैन। काजमैन आके आप स्टे करें। काजमैन एक खूबसूरत भी है, सस्ता भी है, मेरी नज़र में सस्ता भी है। और वहाँ पर यह है कि आप 1-2 दिन स्टे करने के बाद वहीं से उत्तबा की बसें चलती हैं जो कि आपको मुख्तलिफ ज़ियारात डेली बेसिस पे बसेस चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन वो जाएगी करबला के लिए, एक दिन जाएगी नजफ़ के लिए, एक दिन जाएगी वो सैयद मोहम्मद के लिए, सामरा के लिए। तो वो बड़े ही मिनिमम चार्जेस होते हैं, बहुत ही थोड़े कम चार्जेस होते हैं कि वो आपसे उत्बा वाले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर 10,000 दिनार मांग रहे हैं तो यहाँ पे 5,000 दिनार लगेंगे। तो इस तरह का यानी कि आधी कीमत में आपको हरम की बसें, उत्बा से मुराद हरम की बसें हैं जो कोस्टर टाइप होती हैं, वो आपको डेली बेसिस पे ज़ियारत पर लेके जाते हैं। तो आप ये है कि 2 दिन काजमैन में स्टे करें, उसके बाद अगर आपने नजफ़ जाना है नजफ़ चल जाएँ, करबला जाना है करबला चल जाएँ, सामरा की ज़ियारत करने जाना है तो ये है कि काजमैन जो है ना वो आप मेन डेस्टिनेशन बनाएं। काजमैन से आप इजीली हर जगह पे जा सकते हैं। ये कोशिश करें कि जब भी आप हरम के अंदर दाखिल हों वहाँ पे भी तफ्तीश की जाती है, आपने इंतज़ामिया के साथ ताउन करना है, आपका लहजा मीठा और धीमा होना चाहिए, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
तो लिहाजा कोशिश करें कि हमेशा अपने लहजे को और अपने रवैये को ठीक रखें, क्योंकि यार वो आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं और आप उनसे हमेशा ताउन करें। देखने में ये आया है कि जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से जाते हैं तो जो थोड़े से पढ़े लिखे नहीं होते या जिनको अरबी समझ नहीं आती है, तो वो लेडीज़ लाइन में घुस रहे होते हैं या लेडीज़ वाली साइड पे जा रहे होते हैं। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ अरबी के अल्फाज सीख के जाएँ, गिनती सीख लें 10 तक। तो उसके अलावा जो है वो मुस्तकीम, सीधा, यानी कि इस तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मुस्तकीम है ना, मिना, मिना इस तरफ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे रिजाल मर्द को बोलते हैं, निसा। तो जब भी आपने कोशिश करनी है कहीं किसी भी जगह पे एंटर होना है तो आपने सबसे पहले ऊपर चेक करना है कि रिजाल किस तरफ लिखा है, निसा किस तरफ लिखा है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें। तो ये है कि फिर परेशानी से इंसान बच सकता है। और ये है कि वॉशरूम के लिए भी ना WC की टर्म यूज़ होती है, वहाँ पे भी रिजाल और निसा लिखा होता है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है वहाँ पे गौर से। आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं लिखा नज़र आ जाएगा, तो जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कुछ मेडिकेशंस होनी चाहिए, जैसे डिस्प्रिन, पैनाडोल्स, खांसी का सिरप वगैरह होना चाहिए, क्योंकि आबो हवा का एकदम फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे गर्म मरतूब है, वहाँ पे खुश्क आबो हवा है। सर्दियों में वहाँ पे बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं और जबकि गर्मियों में वहाँ पे लू चलती है। तो इस वजह से कुछ मेडिकेशंस आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम से आपका सामना ना हो। अगर आप इन केस वहाँ पे जाते साथ ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपके पास कम अज़ कम पेट दर्द और लूज़ मोशन, इसके अलावा आपके पास बुखार की पैनाडोल टाइप और खांसी के सिरप्स 2-3 होने चाहिए। ऐसी चीज़ें 5-6 मेडिकेशन जो प्रॉपर जो है आपको अपने साथ रखने चाहिए मेरी नज़र में। अच्छा, मुख्तलिफ हरमों की तरफ से जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए जो है वो लंगर का अहतमाम किया जाता है। आप कोशिश करें कि थोड़ी सी मेहनत करके कुतबतुल काज़मिया का भी लंगर अवेल करें। सामिरा में भी वहाँ पे लंगर खाना मौजूद है, वहाँ से भी लंगर करें। और इमाम हुसैन का मुज़य्यफ़ भी मौजूद है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि जब भी आप ट्रैवल करें और जब आप काज़मैन और सामरा और दीगर ज़ियारात की तरफ जाएं, तो अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पे टोकन सिस्टम भी मौजूद होता है। वहाँ से टोकन लेने के बाद आप वहाँ पे मुज़य्यफ़ से इमाम हुसैन के या किसी भी हरम के लंगर को आप अवेल करें। अगर आप 40 के दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे रहाइश का किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं होता। मैं एक डिटेल वीडियो बनाने लगा हूँ और वो मैं इधर मेंशन भी कर दूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मेरा 2024 40 का ट्रैवल कैसा रहा। वहाँ पे मैं बताऊँगा कि मेरे क्या एक्सपेंस आए और मैंने कैसे वहाँ पे ट्रैवल किया, मैं किस तरह दूसरे सिटीज़ में गया। मैं सारी वहाँ पे डिटेल आपको बता दूंगा कि ताकि जो भी फर्स्ट टाइम जाए, अकेला जाए, उसको मेरी वीडियो देखने के बाद जो है वो किसी किस्म का वहाँ पे वो जो है वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है। मुझे लास्ट टाइम बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि यार मेरी वीडियो देख के किसी बंदे ने ईरान सोलो ट्रैवल किया था। ईरान का ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है, ईरान ओवरव्यू के नाम से एक वीडियो मौजूद है मेरी। उसने वो वीडियो देख के उस बंदे ने ईरान में कंप्लीट ट्रैवल किया। मुझे वो कमेंट करके बहुत खुशी हुई। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि यार कोई बंदा इराक जा रहा है तो वो मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा ले। अच्छा जी, एक चीज़ ज़हन में रखें कि वहाँ पे अरबी ज़ुबान बोली जाती है और पाकिस्तान में इंग्लिश और उर्दू का ट्रेंड है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा कम समझते हैं वो लोग। तो अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर यूज़ कर लें। खाने वहाँ पे ज़्यादातर फीके और उनके मुताबिक वहाँ पे बनते हैं। तो अगर आप यहाँ से कोई खाने वगैरह का अपना सामान लेके जाना चाहे तो टिफ़िन पैक छोटे छोटे करवा लें। वैसे ये है कि 10-12 दिन का टूर है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप वहाँ के खाने उनके मुताबिक देखें कैसे वो खाने बनाते हैं। कावा यूज़ करते हैं, करवी कॉफ़ी यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जो लोग जाते हैं वो कमेंट में बता देंगे कि यार हमने भी वो कॉफ़ी पी हुई है। मिशी के दौरान ख़ास तौर पे वो छोटी छोटी प्यालियाँ लेके खड़े होते हैं। बहरहाल मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि यार मेरा 2024 का 40 का ट्रैवल कैसा रहा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।